बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने 9th क्लास में इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करनी है। आज मैं आपको सिर्फ पहले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी हम बाद में ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQs है, इशफाक अहमद वाज आ डैश राइटर। चूँकि इशफाक अहमद एक काफ़ी मशहूर व मकबूल मुसन्नफ़ थे, इस वजह से फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेमस। इशफाक अहमद वाज आ फेमस राइटर। दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार। इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड या इंफॉर्मेटिव, तो करेक्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेटिव। ये बड़ा ही मालूमाती सेमिनार था। माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट, तो मेरी माँ हो जाती है जब मैं घर आता हूँ, क्या, एंक्शियस। एंक्शियस मीन्स बेताब। एंक्शियस एक एडजेक्टिव है, चूँकि ये मदर को क्वालिफाई कर रहा है। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं, या मॉडिफाई करें कह लें। तो मदर, कैसी मदर, एंक्शियस मदर, बेताब मदर, बेताब माँ। इस वजह से यहाँ पर एंक्शियस आ जाएगा कि मेरी माँ बेताब हो जाती है जब मैं घर देर से जाता हूँ। It is dash to get the correct information from the university office. It is advisable. ये नसीहत की जा रही है कि आप यूनिवर्सिटी के दफ्तर से सही मालूमात लें। Who is dash for this chaos? Chaos कहते हैं कश्मकश को। कौन इस सारी कश्मकश का जिम्मेदार है, तो who is responsible? Their eloquence and memory found expression in their poetry. तो यहाँ eloquence का आपने मीनिंग लिखना है, अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो इलोक्वेंस होता है खुश बयानी, फ्लुएंसी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई डैश यू अ राइड ऑन माई बाइक इफ़ यू लाइक। आई विल गिव यू अ राइड ऑन माई बाइक इफ़ यू लाइक। अगर आप पसंद करते हैं तो मैं आपको अपनी साइकिल पर सवारी करवाता हूँ। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 70। जहाँ पर सिंस या फॉर आ जाए वहाँ पर आप हैज़, हैव, हैड के साथ बिन लगाते हैं। अब बिन तो आना ही आना है, उसके बाद हैज़, हैव आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाते हैं। आई है तो हैव आएगा, ही, शी, इट होता तो हैज़ आना था। आगे बढ़ते हैं जी। ही डैश हेयर येस्टरडे। अच्छा, येस्टरडे जहाँ पर आ जाए या अगो आ जाए तो वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है जी, येस्टरडे या अगो आए तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म। तो ही केम हेयर येस्टरडे, वो कल यहाँ आया। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। इफ़ यू कम आई शैल बी, अगर आप आओगे तो मैं आपके लिए दस्तियाब हूँगा। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ही विल टेक द एग्जामिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए या टुमारो आ जाए, ये अगला सेंटेंस वैसे टुमारो का ही है, तो वहाँ पर आप फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। तो ही डैश ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। टेक एग्जाम होता है इम्तिहान देना। आगे जो कुछ जुमले हैं वो फर्स्ट कंडीशनल के हैं। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस की मेरी अलहदा से वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उसको सुन लेंगे तो आपके सारे कंडीशनल्स क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशनल के कुछ सेंटेंसेस हैं। देखें, ये फर्स्ट कंडीशनल को टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। इसमें होता क्या है, ये पॉसिबल कंडीशन को जाहिर करता है और उससे जो मुमकिना नताइज हो सकते हैं उनको बताता है, लेकिन वो फ्यूचर में होंगे कि नहीं होंगे इस चीज़ की गारंटी नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये हो तो वो होगा, या अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हो सकता है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर ज़रा देख लें। सबसे पहले इसकी ना इफ़ क्लाज आती है। इफ़ क्लाज, फिर कॉमा आता है और मेन क्लाज, दो इसके हिस्से हैं। मैं यहाँ आपको यहाँ समझाता हूँ। टाइप 0 में मैंने ये बताया। देखें, ये इफ़ क्लाज है
इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटी, और फिर कॉमा आया और उसके बाद मेन क्लास आ गई। तो इस वजह से यहाँ पर इसके दो चूँकि हिस्से होते हैं, तो टाइप 1 की हम बात करें, टाइप 1 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें इफ़ क्लास में इफ़ या व्हेन आएगा, और जो मेन क्लास है उस मेन क्लास में विल, शैल, मे, माइट या कैन, कुड आएगा। अच्छा, इस इफ़ क्लास में इफ़ या व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। प्रेजेंट सिंपल से क्या मुराद है? प्रेजेंट सिंपल से मुराद है कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं। तो खैर ये एग्जांपल्स यहाँ से हमने नहीं करनी, हमने चूँकि ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन पे चलना है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशनल है इफ़ प्लस, देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल के लिहाज से, तो फर्स्ट फॉर्म या साथ SIS, और आगे जो मेन क्लास है उसमें यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ कंडीशनल्स को इस्तेमाल करना है। देखते हैं जी, जैसे अभी मैंने कहा कि इसमें क्या होगा कि इसमें आपको बताया जाएगा कि अगर ये हो तो वो होगा। अब इस आप जुमले को देखें कि इफ़ दे डैश लेट दे विल मिस द बॉयज़। अब दे के साथ SIS नहीं आता। इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस, अगर वो देर से आएंगे तो उनसे बस छूट जाएगी। अगर ये होगा तो वो होगा, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर ये हो तो वो होगा, यानी कि अगर वो देर से आएंगे तो बस उनसे मिस हो जाएगी। इफ़ आई सी असलम आई शैल डैश हिम टू डिनर टुमारो। इफ़ आई के साथ SIS नहीं आता। इफ़ आई सी असलम, अगर मैं असलम को देखूं, आई शैल डैश हिम टू डिनर टुमारो, यानी कि अगर मैं असलम को देखूंगा तो मैं उसको इनवाइट करूंगा कल डिनर पे। तो यहाँ पर मेन क्लास में आई शैल के बाद इनवाइट आने का। इफ़ आई डैश आउट, आई है तो SIS नहीं आता, तो वर्ब की पहली फॉर्म लगानी। इफ़ आई गो आउट आई शैल टर्न ऑफ द TV, तो आई आगे शैल आ गया मेन क्लास में। इसी तरह 16वें पे देखें, इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल, इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। तो यू के साथ SIS नहीं आएगा। इफ़ यू, इफ़ आ गया, फिर यू के साथ पहली फॉर्म आ गई और आगे मेन क्लास में दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। इफ़ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट्स इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। इफ़ आ गया, द फार्मर के साथ SIS आता है, तो इफ़ द फार्मर सेल्स आ जाएगा। अगर तो किसान अपने सारे कीवी फ्रूट मार्केट में बेच देता है तो वो खुश होगा। इसी तरह आई शैल डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन, आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ आई, तो आई शैल डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन, अगर मैं कर सकता हुआ तो मैं आपको होमवर्क में मदद करूँगा। 19वां जी, विल यू गिव दिस बास्केट टू आंटी सोफिया इफ़ यू सी हर, अगर आप आंटी सोफिया से मिलेंगे तो क्या ये आप टोकरी उनको दे देंगे। इफ़ वी डैश इफ़ वी हरी, ये फिर कंडीशनल आ गया। वी शैल कैच द बस, अगर हम जल्दी में होंगे तो हम बस पकड़ लेंगे। विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू लेट। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन, तो यहाँ पर भी वही कंडीशनल है। फिर वर्ज है, वर्ज का मतलब आपने लिखना है, वर्ज कोने को कहते हैं, धाने को कहते हैं। वर्ज मीन्स एज। आगे देयर हैज़ बिन सफिशेंट रेन दिस ईयर, अब ये सफिशेंट है, ये चूँकि रेन को क्वालिफाई कर रहा है तो इस वजह से ये एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की ये आगे टाइप पूछी गई है कि एडजेक्टिव है, जारी बात है उसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि कितनी हुई है, थोड़ी हुई है, ज़्यादा हुई है, कम हुई है, तो इस वजह से ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट, द अंडरलाइन वर्ड इज़ डैश, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एंक्शियस क्योंकि मदर को क्वालिफाई कर रहा है तो एंक्शियस एक एडजेक्टिव है, मदर एक नाउन है। इरेडिकेट मीन्स, इरेडिकेट मतलब होता है टू रिमूव, ख़त्म करना, दूर करना। फिर आगे द वर्ड ड्यून्स मीन, ड्यून का मतलब होता है रेत के टीले, तो सैंडी हिल्स यहाँ पर आ जाएगा।
हमने दूसरे और तीसरे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है डिवोशन मीन्स। डिवोशन का यहाँ मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, लगन को कहते हैं। तो यहाँ पर फिर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लॉयल्टी। तो डिवोशन मीन्स लॉयल्टी, मुखलसी, किसी के साथ लगाओ। दूसरा है हाउ कोल्ड द नाइट इज़। यहाँ देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। तो दिस इज़ एन या ए डैश सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस की टाइप्स देख लें। सेंटेंस की यहाँ सबसे पहली बात है सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ जो कि मुकम्मल सेंस दे, उसको सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस की टाइप्स हैं 5। तो अगर वो 5 आप पहले कर लें तो यहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज़ आपके समझने में आपको आसानी रहेगी। तो चलें मैं पहले आपको वो 5 गो थ्रू करवा देता हूँ। यहाँ मैंने वो लिखी भी हुई हैं। तो सबसे पहला है असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो डेक्लेरेटिव, पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जो किसी स्टेटमेंट को ज़ाहिर करते हैं, जो किसी के बयान को ज़ाहिर करते हैं, जो सीधी सीधी कोई बात बताई जाती है उसको ज़ाहिर करते हैं, उनको असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा जी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले जो किसी की निगेशन शो करते हैं। निगेशन से मुराद है कि जिनमें किसी चीज़ से इनकारी पाई जाती है और इनमें मोस्टली नॉट इस्तेमाल होता है। अच्छा, नॉट आना इनकी 100% निशानी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ, आई एम नॉट वेल। अगर मैं इसको लिखूँ आई एम अनवेल, तो इसमें और आई एम नॉट वेल में कोई फ़र्क नहीं है। आई एम अनवेल और आई एम नॉट वेल, तो ये दोनों ही जुमले यहाँ पर निगेशन को शो कर रहे हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो इस वजह से नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम अनवेल एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए नॉट आना ज़रूरी नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क पर एंड होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चौथा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले। इनमें कोई ऑर्डर हो सकता है, किसी को किसी काम से रोकने की तंबीह हो सकती है, वार्निंग है, या कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, ठीक है, या कोई प्रपोज़ल हो सकता है, या कोई फॉरबिड किसी चीज़ की ममानत हो सकती है, या कोई एडवाइस, कोई नसीहत हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ जी दरवाज़ा खोल दो, तो ये ऑर्डर है। मैं कहता हूँ कि आपसे कि आप मेरी मदद करें, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ओबे योर पेरेंट्स, तो ये आपको एडवाइस है। अगर मैं कहूँ कि लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, आए बाहर चहलकदमी के लिए चलते हैं, तो ये एक प्रपोज़ल है। तो इस तरह करके ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये चीज़ें हो सकती हैं। आपने इनके अकॉर्डिंगली देख लेना है कि वहाँ पर क्या है, उस हिसाब से आपने बताना है कि ये इम्पेरेटिव है कि नहीं है। पांचवा और आखिरी है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें खुशी या गम का इजहार हो, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ये किसी की फीलिंग्स को शो करते हैं। उसके अलावा इसमें कोई सरप्राइज़ भी हो सकता है, ठीक है, कोई वंडर भी हो सकता है, सरप्राइज़ या फिर कोई वंडर वगैरह। तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो अब इन सेंटेंसेस का मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुकी है। तो हम बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ।
जो कि हम शुरू कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की। अच्छा ये देखें, हाउ कोल्ड दिस नाइट इज़, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो जहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है जी। उसके बाद आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। आर्ट्स वो मजमून है जिसमें खुसूसन मेरी दिलचस्पी है। तो ये सीधी सीधी एक स्टेटमेंट है, बात बताई जा रही है, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। इसी तरह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पर हैरानगी है तो वंडर है, इस वजह से फिर यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह अगला है टीच हिम टू लर्न, उसको आप सिखाने के लिए पढ़ाएं। तो अब ये भी सीधी सीधी एक स्टेटमेंट है, इस वजह से ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। बढ़ते हैं जी आगे 6 नंबर पे, हाउ वुड आई नो, हज़रत अस्मा की कहानी में से ये लिया गया है कि तो यहाँ पर क्या है कि वो कहीं मुझे कैसे पता होगा, तो ये इंट्रोगेटिव है, इसके एंड पे आप देखें साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आ रहा है। 7th है जी, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, शी डिड नॉट आ गया तो निगेशन है, इस वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस है। 8 नंबर पे चलते हैं जी, यू डैश बी पंचुअल, यू शुड बी पंचुअल भी ठीक है, यू मस्ट बी पंचुअल भी ठीक है। ठीक है जी। अब ये दोनों किस चीज़ को जाहिर करते हैं, शुड किसको जाहिर करता है और मस्ट बी किसको जाहिर करता है। ये एक्चुअली जो यहाँ पर ये सारे ना वर्ब्स हैं, और शुड एक्चुअली होता है इस्तेमाल है किसी को कुछ सलाह देनी हो। मैं कहूँ जी अब आपको घर जाना चाहिए, तो वहाँ मैं कहूँ यू शुड गो होम नाउ। ठीक है। तो इसी तरह जो आप सोच रहे हैं, आप अगर मैं कहूँ कि जो सोच रहे हो वही बता दो, यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक। ठीक है। तो उसके अलावा अब ये इसमें अगर आपको कोई सलाह देनी हो तो चाहिए कि सेंस में ये शुड भी इस्तेमाल होता है, मस्ट भी इस्तेमाल भी होता है। तो ये मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है जो कि यहाँ पर यूज़ होता है, तो इस वजह से यहाँ पर आप शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं। 9th नंबर है यू मस्ट बी, ये वही बात आ गई कि मस्ट जो है वो एक मॉडल वर्ब है। द वर्ड सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब होता है सबसे ऊपर, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टॉप। तो ये 10 थे सेकंड चैप्टर के। चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर अप, गियर की दूसरी फॉर्म है गियर्ड, तो गियर होता है तैयार होना, तो यहाँ पर आ जाएगा रेडी। सम आर बॉर्न ग्रेट, अच्छा ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, सम हो गया, एनी हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया। यहाँ मैं आपको कुछ लिस्ट भी दिखाता हूँ इनकी, ये मैंने यहाँ कुछ बनाई हुई है, ये देखें। तो यहाँ पर एवरी, ऑल, ईच, मोस्ट, सम, आगे एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबॉडी, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ पर भी यही पूछ रहा था कि सम आर बॉर्न ग्रेट, ये जो सम है ये अंडरलाइन वर्ड है, तो ये सम यहाँ पर क्या है, तो सम एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। दिस इज़ माई बुक, अच्छा माई बुक, द अंडरलाइन वर्ड इज़ आ एन डैश प्रोनाउन, ये किसी की देखें पोजेशन को शो कर रहा है, माई बुक। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता दिस इज़ अवर बुक, या मैं कहता हूँ दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हर बुक, ठीक है, दिस इज़ देयर बुक, तो ये सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है। तो है ये पोजेशन को शो कर रहे हैं, इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि देखें ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो ये माई हो गया, अवर, हिज, हर, देयर, ये सारे सारे पोजेशन को शो करते हैं, तो इस वजह से ये पोजेसिव प्रोनाउन। आगे जी, सलमान इज़ एब्सेंट, ही इज़ इल,
बिकॉज ही इज़ इल, सलमान इसलिए कह रहा ज़रूर क्योंकि वो बीमार है। अभी ही यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सनस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ही, शी, आई, यू, दे, वी, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं जो पर्सनस के लिए इस्तेमाल हो। यू विल हर्ट योर सेल्फ, किसी प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगा हो तो उसको हम लोग दो तरह से लेते हैं, या तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन है या वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस पे मेरी वीडियो अलहदा से है, मैंने अपलोड की हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगा हो तो वो रिफ्लेक्सिव कब है और वो इम्फेटिक कब है। रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद आएगा, ठीक है जी। जैसे यू विल हर्ट योर सेल्फ वर्ब के बाद आ रहा है, तो अगर वर्ब से पहले आएगा तो वो इम्फेटिक होगा। मैं कहता हूँ मैं खुद ही तो वहाँ गया था, आई माई सेल्फ विजिटेड दैट प्लेस, तो आई माई सेल्फ विजिटेड वर्ब है, वर्ब से पहले आ रहा है तो फिर वो इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। इसलिए आपने सेल्फ को हमेशा रिफ्लेक्सिव नहीं लेना, ये इम्फेटिक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। नो बॉडी, अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पर भी यही पूछा गया है। ओपन द विंडो, द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंसेस, चूँकि आपकी क्लास में 5 नंबर के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आते हैं तो उस पर भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करनी है। तो अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस किस तरह होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें लेट आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट यहाँ चूँकि सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, ये इस चीज़ का शायद आपको पता हो। फिर बी लाजमी आता है, लेट हो गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होती है। तो लेट द विंडो बी ओपन्ड। लास्ट है जी यू आर अ डॉक्टर, अंडरलाइन वर्ड इज़। अब यू आपको भी पता है यहाँ पर नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से ये एक प्रोनाउन है। तो ये दूसरे और तीसरे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी ठीक हो रही होगी। अपने दोस्तों को भी ये ज़रूर शेयर करें, और किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, और भी कोई इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो ऑलवेज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उनको हम इंशाल्लाह ऑनर करेंगे। थैंक यू सो मच। चैप्टर करेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है इट वाज सच अ डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट का यहाँ पर मीनिंग पूछा गया। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, तो डेलिकेट होता है नरमो नाजुक, तो इसका मतलब होता है सेंसिटिव, हसास। अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। वायलेंटली होता है ज़ोर ज़ोर से, तो वायलेंटली का मतलब यहाँ पर पूछा गया कि वायलेंटली का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली। इसी तरह शी सिंपली पोज्ड ए काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। इन्फ्यूरिएट होता है गुस्सा दिलाना, तो यहाँ पर भी इसका मीनिंग पूछा गया इन्फ्यूरिएटेड का। इन्फ्यूरिएट होता है इनरेज्ड। आगे जी शी रिमेन्ड स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट होता है साबित कदम रहना, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, वो साबित कदम रहीं और राज फाश ना किया। हज़रत अस्मा के वाले से बात हो रही है, तो स्टेड फास्ट का मतलब होता है फर्म एंड रेजोलूट। यहाँ पर भी स्टेड फास्ट का मीनिंग पूछा गया। इसी तरह पाँचवा द हॉली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड। माइग्रेट फ्रॉम होता है एक जगह से कहीं किसी दूसरी जगह, तो हिजरत करना। माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 AD, तो माइग्रेट फ्रॉम होगा, यहाँ प्रेपोजिशन है फ्रॉम, तो माइग्रेट फ्रॉम आएगा। सिक्स्थ है अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्यूरी। इन ए फिट ऑफ फ्यूरी एक ईडियम है। इन ए फिट कहते हैं दौरे को, फ्यूरी कहते हैं गुस्से को। ये जो मेक सेंटेंसेस की मेरी वीडियो है उसमें सबसे पहला जुमला भी इन ए फिट ऑफ फ्यूरी ही है। तो अबू जहल इन ए फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन होज होम, यहाँ पर होम भी आना था। तो अबू जहल गुस्से के दौरे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर की तरफ बढ़ा, तो यहाँ पर इन आ फिट ऑफ फ्यूरी ये आ जाएगा। सातवें जी ही बिगेन नॉकिंग डैश द डोर वायलेंटली। नॉक एट होता है दस्तक देना, तो एट भी
प्रेपोजिशन है। 8वां, एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू ए कॉर्नर ऑफ द होम। रैन टू होता है भाग कर किसी की तरफ जाना, कोने की तरफ जाना, तो यहाँ पर रैन टू अ कॉर्नर हो जाएगा, कोने की तरफ भाग यानी कि दौड़ कर जाना। ये टू भी एक प्रपोजिशन है। शी हैज़ रेजोल्यूट फेथ डैश अल्लाह। फेथ इन होता है यकीन रखना, तो इन यहाँ पर प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी। शी सोल्ड इट एंड गेव अवे ऑल द मनी अमंग द पुअर एंड द नीडी। अच्छा, गिव अवे होता है बांट देना, तो उन्होंने वो बाग की यहाँ बात हो रही है कि वो सारा बेच दिया और जो पैसे आए थे उन्होंने अमंग द पुअर एंड द नीडी। अच्छा, ये पुअर की जमा है द पुअर, या आप मेरी सिंगुलर प्लूरल की वीडियो देख लें, उसमें मैंने ये बताए हुए हैं। इसी तरह नीडी की जमा भी है द नीडी। अच्छा, यहाँ पर अमंग आया, बिटवीन क्यों नहीं आया? बिटवीन दो के लिए इस्तेमाल होता है, अमंग दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं जी 11वें एमसीक्यूज़ की तरफ। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी ए बैकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिशले राह होगी, तो बैकन ऑफ लाइट हो जाएगा, रोशनी का चिराग। विंडिक्टिव मीन्स, विंडिक्टिव होता है इंतकामी, रिवेंजफुल किसी से बदला लेना। एस्टॉनिश का मतलब होता है हैरान होना। एस्टॉनिश को तो फिर यहाँ पर अंडरलाइन जो एस्टॉनिश लफ्ज़ है उसका मीनिंग होगा सरप्राइज। आगे है वेलर। वेलर, वेलर इज़ अ आर एन डैश। अब यहाँ देखें लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन। ये चारों क्या है मैं बता देता हूँ। काउंटेबल नाउन वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन है, वो तमाम के तमाम नाउन जो शेड नहीं होते उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर जैसे किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है। फिर मटेरियल नाउन है जो किसी मटेरियल से बने होते हैं, जैसे वुड है, गोल्ड है, सिल्वर है। और मटेरियल नाउन की प्लूरल नहीं होती, प्रॉपर नाउन की प्लूरल नहीं होती, काउंटेबल नाउन की प्लूरल होती है। अब चौथा हमारा यहाँ पर ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट है। वेलर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो ऐसा नाउन जो हम अपनी 5 सेंसेस से, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उन 5 सेंसेस से हम उसको किसी भी तरह से जज नहीं कर सकते। तो अब इसके अलावा इसकी जो दूसरी डेफिनेशन आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि ये किसी आइडिया को, किसी क्वालिटी को या किसी स्टेट को जाहिर करता है। तो मुख्तसर बात यह है कि ये इनटेंजिबल होता है, यानी कि इसको आप टच नहीं कर सकते। दैट इज़ नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर वेलर जो है वो फिर क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेलर बहादुरी को कहते हैं। साकिब इज़ लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। अच्छा, दिनों के नामों के साथ ऑन आएगा, ठीक है, डेट्स के साथ ऑन आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि डेट्स के साथ, फिर मंथ्स के साथ, ठीक है जी। तो इसी तरह बॉडी पार्ट्स के साथ। बॉडी पार्ट्स मसलन मैं कहूँ कि उसने मंगनी की अंगूठी अपनी उंगली में पहनी हुई है, तो ही हैज़, वियर की तीसरी फॉर्म हो जाएगी वॉर्न। ही हैज़ वॉर्न हर इंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। ऑन हर फिंगर होगा, इन द फिंगर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के साथ भी ऑन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ चूँकि अब ये दिनों के हवाले से बात है, तो लिविंग ऑन फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। इन सब के साथ आप ऑन इस्तेमाल करते हैं। तो लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून, जुमे को दोपहर के वक्त वो जा रहा है। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। जितने भी मज़ामीन हैं, जैसे सिविक्स है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, इन सब के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। ना ए होता है, ना एन होता है, और ना ही डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल होता है। हाँ, दी इंग्लिश अगर लिखा होता तो इसका मतलब है कि सारे के सारे अंग्रेज़, ठीक है, यानी कि इनहैबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बासी, इंग्लैंड के बशिंदे, इंग्लैंड के रहायशी, इन सब के साथ अगर दी लगा होता, सॉरी दी इंग्लिश होता, तो इसका मतलब है इंग्लिस्तान के रहने वाले। तो सब्जेक्ट्स के साथ दी नहीं लगता। इसी तरह लैंग्वेजेस के साथ दी नहीं लगता, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर उर्दू की बात करूँ, पंजाबी की बात करूँ, तो वहाँ इंग्लिश की बात करूँ तो वहाँ पर भी दी इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह बीमारियों के नामों के साथ भी दी नहीं लगता। द कोविड-19 नहीं कहेंगे, द मम्प्स या द मीज़ल्स, द कैंसर, ये नहीं होगा। ठीक है। तो इसी तरह खेलों के साथ भी दी नहीं लगता। दी क्रिकेट, दी हॉकी, दी फुटबॉल, ये तमाम चीज़ें इनकरेक्ट हैं। तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश, बस, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। आ गया जी, आशर वर्कड फॉर हिज लॉ फर्म। अब वर्कड यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। तो 1995 में आशर ने एक लॉ फर्म में काम किया, तो फिर आशर वर्कड फॉर हिज लॉ फर्म इन 1995 हो जाएगा। प्रेपोजिशन है इन। आ गया जी, आई मेट शहीन एट 9 AM, एट 12 AM, एट 2 PM। तो ये जितने भी टाइम पीरियड इनके साथ एट ही इस्तेमाल होता है। द डॉक्टर विल सी एलिजे इन द इवनिंग। तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये सारे के सारे जब आप पूरा इस्तेमाल करते हैं तो फिर इन साथ लगता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। सोनिया हैज़ हर बर्थडे ऑन September 11। जैसे मैंने पहले बताया कि महीनों के साथ, डेट्स के साथ आप ऑन इस्तेमाल करेंगे, दिनों के साथ भी ऑन इस्तेमाल करेंगे, बॉडी पार्ट्स के साथ भी ऑन इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहते हैं कायदे में बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876, तो कायदे में 25 दिसंबर 1876 को पैदा। तो कायदे वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। तो ऑन इस्तेमाल करेंगे वहाँ, क्योंकि वो डेट है, डेट के साथ भी मैंने बताया ऑन इस्तेमाल होगा। वी विल हैव वेकेशन इन समर। हमें वो उसमें गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, वेकेशन की जमा वेकेशन ही होती है, वेकेशंस नहीं होती। तो यहाँ पर इन आएगा, तो ये नन ऑफ दीज गलत है, तो यहाँ इन आ जाएगा। वी विल हैव वेकेशन इन समर। आ गया जी, द बॉय लाफ्स लाउडली। अब ये देखें, यहाँ बॉय नाउन है, सब्जेक्ट है, यानी कि लाफ वर्ब है, और वर्ब कैसा वो लाफ करे, लाउडली। तो जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे वो एडवर्ब कहलाता है। तो लाउडली यहाँ पर एडवर्ब है। अब ये ना वर्ब की टाइप्स वो पूछ रहा है कि वर्ब की टाइप्स में ये कौन सा वर्ब है। देखें, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब होता है कि जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, एक्शन आगे ट्रांजिट होता है, एक्शन आगे शिफ्ट होता है। ठीक है, शी ओपनड द बुक, उसने किताब खोली, तो वो जो बुक है वो उस पर एक्शन शिफ्ट हो रहा है ओपन से, तो शी ओपनड द बुक। तो अब एक्शन आगे ओपन से शिफ्ट हो गया, ये वहाँ ओपन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि शी स्लेप्ट, वो सोगी, शी ओपनड, उसने वो खोली, तो फिर अगर वहाँ अंडरस्टूड है कि बुक है, तो फिर उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे कि एक्शन आगे शिफ्ट नहीं हो रहा, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो लाउडली तो यहाँ एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो लाउडली तो यहाँ कोई नाउन प्रोनाउन नहीं, ये तो एडवर्ब है, इस वजह से ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? वो तमाम वर्ब्स जिनके साथ हम ईडी लगाएं और मोस्टली उनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म वही बन जाए, उनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। मसलन प्ले है, प्लेड, प्लेड, तो वो रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब है जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म व वर्ब सेम नहीं होती, उनको इरेगुलर वर्ब। जैसे गो है, गो, वेंट, गॉन हो जाएगा, तो गो एक इरेगुलर वर्ब है। अब मेरे ख्याल से ये आपको वर्ब की चारों इकसाम यहाँ से समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं जी। विद द कॉन्स्टेंट फियर, वर्ड कॉन्स्टेंट मीन्स, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है मुसलसल, तो यहाँ पर आ जाएगा रेगुलर। ब्रेवरी, ब्रेव जैसे पहले वेलर आया था, वो भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन था, तो ब्रेवरी भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, इसको भी आप टच नहीं कर सकते, ब्रेवरी को भी नहीं कर सकते। फ्यूरियसली मीन्स, फ्यूरियसली होता है गुस्से से,
तो फ्यूरियसली मीन्स एंग्रीली। राइप मीन्स, राइप कहते हैं पुख्ता को, मैच्योर को। तो ये 27 MCQs थे चैप्टर नंबर 4 के। मैंने आपको 5वें चैप्टर की ऑब्जेक्टिव करवानी है। 5वें चैप्टर की ऑब्जेक्टिव थोड़ी सी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ है, ट्री ब्रांचेस वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो। दरख्तों की शाखें बर्फ़ के कंबल ओढ़े हुए थी। इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये किस की एग्जाम्पल है? यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर। तो अच्छा, ये चारों मैं ना आपको समझा देता हूँ, लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि ये चारों हैं क्या। इनको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश में कुछ बनावट को या खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह बनाओ सिंगार हम लोग करते हैं, इसी तरह इस इंग्लिश का भी बनाओ सिंगार है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच के ज़रिए ही हो सकता है। इसमें मैंने ये जो मेटाफर और सिमिली है, इस पे वीडियो भी एक अपलोड की हुई है। आप लोग उसको देख लेंगे तो ये दो आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। बाकी भी मैं इन पे वीडियोस बनाऊंगा। तो अब चलें यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन एक्चुअली कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन को कहते हैं, जिनका जो पहला जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो मिलता जुलता है। जैसे हम लोग कभी कहा करते थे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये जो खड़क खड़क बार बार करके आ रहा है, इस तरह इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एलिट्रेशन है। या वो कहा करते थे कि चंदू के चच्चा ने चंदू की चच्ची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो ये जो बार बार चंदू चंदू चे ये सारा कुछ आ रहा है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एलिट्रेशन कहलाते हैं। तो इसी तरह इसका अगर हम लोग बात करें पर्सोनिफिकेशन की, तो पर्सोनिफिकेशन होता है किसी बेजान चीज़ को जानदार शो करवाना। जैसे मैं कहूँ कि डांसिंग लाइट है। अब लाइट जो है वो डांस तो नहीं करती, लेकिन उसको मैंने एज ए लिविंग थिंग शो करवाया है। ठीक है, तो हम कहें जी मुस्कुराता हुआ चाँद। अब चाँद मुस्कुराता तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे अक्सर कहते हैं कि कभी आपने सूरज को बातें करते देखे, तारे जो हैं वो नाच रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग पर्सोनिफिकेशन में लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है सिमिली। सिमिली और मेटाफर, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। सिमिली होता है कि इसमें एज लाइक आ जाएगा, एज या फिर लाइक के अल्फाज लिखे होते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है ये सिमिली है। सिमिली में ना दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। मैं कहता हूँ कि वो फरिश्ते जैसी लगती है, या मैं कह दूँ कि वो तो शेर की तरह बहादुर है, या मैं कहूँ कि वो तो बैल की तरह मजबूत है, या मैं कहूँ जी उसका चेहरा इस तरह चमक रहा था जिस तरह के सूरज की किरणें हैं। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको कंपेयर किया जा रहा है, इसको सिमिली कहते हैं। मेटाफर में, सिमिली में तो उन चीज़ों जैसा कहा जाता है, लेकिन मेटाफर में हूबहू वही चीज़ें कही जाती हैं। मैं कहूँ जी वो शेर है, मैं ये नहीं कहूँगा वो शेर की तरह बहादुर है, तब तो वो सिमिली है। मैं कहूँगा वो शेर है। वो फरिश्ते जैसी मैंने कहा था, तो मैं कहूँ वो फरिश्ता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मेटाफर कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी देखें कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ब्लैंकेट ऑफ स्नो। तो कोहर का कंबल, या फिर आप ये कह लें कि बर्फ़ का कंबल। तो फिर ये बर्फ़ का कंबल इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है सारे जुमले की। तो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच आएगा, मेटाफर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, द पुलिस डिसअपीयर्ड द क्राउड। अंडरलाइन वर्ड इज डैश। अच्छा, ये वो कह रहा है कि काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है। तो काउंटेबल जो गिने जा सकते हैं, मटेरियल वो जिससे कोई दूसरा नाउन बनता है, जैसे
वुड से डोर बन गया, वुड से कोई विंडो बन गई, वुड से कोई टेबल बन गया। तो जिस मटेरियल से कोई नाउन बनता है, जैसे लोहा है, लोहे से पंखा बन गया, तो उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर है जी कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन होता है जो पूरी क्लास के लिए, पूरे ग्रोह के लिए एक इस्तेमाल, जैसे पुलिस है, आर्मी है, ठीक है, ये सारे के सारे, जैसे क्लास है, स्टूडेंट्स की क्लास हो तो उसमें भी सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी फिर सब के लिए जो इस्तेमाल होता है तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो क्राउड है, क्राउड पूरे के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और इसमें, तो फिर ये कलेक्टिव नाउन है। अनकाउंटेबल जो गिना नहीं जा सकता, ये आप मेरी नाउन की जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, मैंने सारी इसकी टाइप्स एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके बाद है जी द डॉग सैट डैश इज़ मास्टर। कुत्ता जो है वो अपने मालिक के साथ ही बैठ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा बिसाइड। बिसाइड एक प्रेपोजिशन है। वेट टिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं आता इंतज़ार करो, तो वेट टिल आई रिटर्न। आई हियर्ड ए नॉइस कमिंग फ्रॉम द रूम, कमरे से आती हुई मैंने आवाज़ सुनी, तो यहाँ पर कमिंग आ जाएगा। ही इज सिटिंग बिसाइड मी। अच्छा, ये सिटिंग यहाँ पर, सॉरी, जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है? अंडरलाइन वर्ड इज, तो ये प्रेपोजिशन है, ठीक है जी। आर्टिकल होते हैं ए एंड दी, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। वर्ब कोई एक्शन और नॉन एक्शन को शो करते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। एक्शन मैं कहूँ ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, तो वो एक्शन है। मैं कहूँ ही इज़ अ डॉक्टर, तो इज़ यहाँ पर नॉन एक्शन वर्ब है, जिसे बी वर्ब भी कहते हैं। तो वर्ब में एक्शन भी होता है, नॉन एक्शन भी होता है। नाउन आपको पता है नेमिंग वर्ड होता है। तो ये 5वें चैप्टर में से सिर्फ ये 6 ही MCQs थे। इसमें मेन आपका जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो मेटाफर और सिमिली पे और कलेक्टिव नाउन पे। वो 1-2 इसमें प्रेपोजिशंस हैं। तो आप मेरी मेटाफर सिमिली की वीडियो लाजमी देखिएगा, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी प्रेपरेशन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ठीक हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है। क्लास के चैप्टर नंबर 6 की ऑब्जेक्टिव करनी है, जो कि है कायद विजन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ है, वी आर ए नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। हम एक कौम है, कायद आज़म ने पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले फरमाया। ये जो अफर्म्ड है इसका मीनिंग पूछा गया है। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, के जो लफ्ज़ अंडरलाइन किया गया इसका मतलब क्या है। अब अफर्म्ड का मतलब होता है कि बड़ा जोर दे के किसी चीज़ के बारे में कहना। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, सेड इम्फेटिकली, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। वी हैव अवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। अंडरलाइन वर्ड मीन्स, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है नुमाया, जो किसी से हटकर हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डिस्टिंग्विश। तीसरा, कीप अप योर मोरल, अपना जो हौसला, अपनी इज्जत नफ्स बुलंद रखें। तो यहाँ पर मोरल का मीनिंग पूछा गया, तो वो होता है सेल्फ एस्टीम। चौथा, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से खौफजदा ना हो। तो डेथ का यहाँ पर मीनिंग पूछा गया, तो वो है स्केर्ड। आ गया जी, वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान। अंडरलाइन वर्ड मीन्स, फेस का मतलब होता है मुकाबला करना, निमटना। तो यहाँ पर आ जाएगा कूप विद। कूप विद का मतलब भी होता है निमटना या मुकाबला करना। कायद वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ, कायद आज़म मजबूत अकीदे वाले शख्स थे। तो यहाँ पर भी अंडरलाइन वर्ड जो है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फेथ का हो जाएगा फर्म बिलीव, मजबूत अकीदा। ही स्पोक वेरी लाउड, वो बहुत ऊंचा बोला। इसमें आपने बताना अंडरलाइन वर्ड इज एडवर्ब ऑफ। एडवर्ब की टाइप पूछी गई है। अच्छा, पहली बात है कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड जो कि किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या अपने आप को ही क्वालिफाई करे, यानी किसी वर्ब के मीनिंग में या एडजेक्टिव के मीनिंग में या किसी एडवर्ब के ही मीनिंग में इजाफा करे, उसको बोलते हैं एडवर्ब। इसकी टाइप्स होती हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम। 3 जी हैं और एक जो ऊपर एडवर्ब ऑफ डिग्री बताया गया।
तो ये इसकी ना 4 टाइप्स हैं। अच्छा, इन चारों टाइप्स का मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि भी, डेली, ऑलवेज, ठीक है, नेवर, ये सारे हैं फ्रिक्वेंसी के कब कब कोई चीज़ हो सकती है। मैनर है कि उसका आप कहें जी वो ब्यूटीफुली, ठीक है, उसके अलावा स्लोली, स्वीटली, ये सारे उसके मैनर्स हैं। टाइम है येस्टरडे, टुमारो, ये सारे के सारे जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पर जो चौथा है वो यहाँ पर ही स्पोक वेरी लाउडली। अब आहिस्ता से बोलना, थोड़ा आहिस्ता बोलना, ऊंचा बोलना, बहुत ऊंचा बोलना, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी फिर ये चूंकि वेरी लाउड वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ क्या है, डिग्री। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब क्या है और एडवर्ब की ये आगे टाइप्स क्या हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, बिफोर मेन वर्ब। बाकी सारे के सारे जो हैं वो मेन वर्ब के बाद में आते हैं। जैसे देखें यहाँ पर स्पोक जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये जो स्पोक है इसके बाद में आया वेरी लाउड, तो देखें मेन वर्ब के बाद में आ रहा है। ये सारे के सारे जितने भी हैं, मैनर है, टाइम है, डिग्री है, ये सारे के सारे आफ्टर द मेन वर्ब आते हैं, ठीक है। तो वर्ब फ्रीक्वेंसी सिर्फ वर्ब से, मेन वर्ब से पहले आता है। मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में फ़र्क होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वी वॉच्ड हिम गो, हमने उसको जाते हुए देखा। अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश, तो वो कह रहा है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये इन्फिनिटिव है। अच्छा, ये है इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव होता है जो टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगी हो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर टू नहीं है और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ टू नहीं लगता लेकिन वो इन्फिनिटिव कहलाते हैं, तो उनको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। अब बेयर इन्फिनिटिव जितने भी हैं वो मोस्टली ज़्यादातर जो हमारे वर्ब्स हैं, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, यानी कि मॉडल वर्ब्स वगैरह जितने भी हैं, मॉडल ऑक्सिलरी बल्कि आप कह लें, तो उनके बाद ये नहीं आते। उसके अलावा कुछ और भी अल्फाज हैं, जैसे बिड है, लेट है, मेक है, सी है, हियर है, नीड है, डेयर है। अच्छा, नीड और डेयर मॉडल वर्ब्स में भी ट्रीट होते हैं, तो इनके बाद भी ये नहीं आते। इसी तरह वॉच है, तो यहाँ पर भी देखें वॉच बताया गया, वी वॉच्ड हिम गो, तो वी वॉच्ड हिम टू गो नहीं लिखेंगे, वी वॉच्ड हिम गो। तो यहाँ गो है तो हमें तो इस गो से कंसर्न है। अच्छा देखें, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो वर्ब की तीसरी फॉर्म हो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब जेरेंड क्या होता है, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन हो तो फिर हम उसको बोलेंगे जेरेंड। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, बल्कि ये नीचे एक लिखा हुआ इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो इसको फिर वहाँ पर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, नाउन भी और प्रोनाउन भी, तो उसको बोलेंगे जेरेंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर एज एन एडजेक्टिव आए तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, एज एन एडजेक्टिव का मतलब क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या उसके मीनिंग में इजाफा करे उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ही स्टॉप्ड अ रनिंग वैन, उसने चलती हुई बस को रोका। अब ही सब्जेक्ट है, स्टॉप मेन वर्ब है, रनिंग वैन, देखिए वैन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कैसी वैन है, रनिंग वैन। तो रनिंग जो है वो इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा या नाउन होते हैं या प्रोनाउन, तो इस वैन को क्वालिफाई कर रहा है ये रनिंग, तो इस वजह से रनिंग यहाँ एडजेक्टिव है। यानी कि अगर मैं कहूँ ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये वैसे ना मेरी एक वीडियो है, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। आप इसी चैनल पे अगर आप देखेंगे वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी क्या क्या काम करती है तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जेरेंड भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी और मेन वर्ब भी। तो ही स्टॉप्ड अ रनिंग वैन, तो यहाँ पर रनिंग जो है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
तो ये यहाँ समझ आ गई आपको। अब देखें ये पास्ट पार्टिसिपल गो की वो बात पूछ रहा था, गो ना तो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, गो ना वर्ब की चौथी फॉर्म है, तो गो यहाँ पर भी चौथी फॉर्म, तो फिर ये क्या है, फिर लास्ट ऑप्शन इन्फिनिटिव बचता है। और ये मैंने बता दिया इन्फिनिटिव की टाइप कौन सी है, बेयर इन्फिनिटिव, जिसके साथ टू नहीं लगता। वैसे इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, नंबर 9, ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश। अब ये देखें ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। अच्छा देखें इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, फॉन्ड आपका मेन वर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन है, कुकिंग। अब देखें फॉन्ड ऑफ व्हाट, अगर कोई वर्ब व्हाट का रिप्लाई दे, इफ अ वर्ब रिप्लाइज what or whom, then it would be noun or pronoun। और नाउन और प्रोनाउन हमेशा अभी मैंने बताया या सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है जी। तो ये भी देखें इज फॉन्ड ऑफ व्हाट, किसका वो शौकीन है, खाना पकाने का, कुकिंग का। तो देखें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, चौथी फॉर्म है। अब फॉन्ड ऑफ व्हाट, मैंने कहा व्हाट और होम का जो रिप्लाई है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये कुकिंग जो है यहाँ पर नाउन है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन या प्रोनाउन काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, जेरेंड। तो फिर ही इज फॉन्ड ऑफ व्हाट, ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो कुकिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेरेंड आ जाएगा। आपने हमेशा वर्ब से व्हाट का रिप्लाई देखना है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। अच्छा होम भी हो सकता है, मैं कहता हूँ ही किल्ड अकरम, तो ही किल्ड होम, किसको मारा, अकरम को मारा, तो अकरम यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये वर्ब है, वर्ब से मैंने कहा कि आपने दो चीजें देखनी है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई या और वर्ब से होम का रिप्लाई। होम इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इस तरह करके आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमेशा या नाउन होते हैं या प्रोनाउन, इसके अलावा कुछ नहीं होते। और नाउन प्रोनाउन फिर मैंने कहा कि अगर नाउन हो और फोर्थ फॉर्म हो एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करे तो वो जेरेंड कहलाएगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं जी, 10th नंबर, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीडेड। अच्छा ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट कंडीशन, जीरो कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। तो ये मेरी अलहदा से वीडियो भी है, मैं यहाँ आपको खैर थोड़ा सा उनका ये, हाँ क्योंकि थर्ड कंडीशनल है तो मैंने ये कंडीशनल ओपन किए हुए हैं। थर्ड कंडीशनल में कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है जो पास्ट में है लेकिन इम्पॉसिबल टू हैपन है, अभी वो हो नहीं सकती। मैं कहूँ जी अगर मैंने मैट्रिक में अच्छा पढ़ा होता या इंटर में पढ़ा होता तो मैं डॉक्टर होता। अब ना मैं दोबारा मैट्रिक कर सकता हूँ ना मैं दोबारा डॉक्टर बन सकता हूँ। तो अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ या व्हेन। इफ क्लास में इफ आएगा और पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। और जो मेन क्लास है उसमें वुड हैव या कुड हैव आएगा। दो क्लासेज है ना, क्लास होता है कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो उसको क्लास कहते हैं। तो इसकी दो मेन पार्ट है। आप ये मेरी वीडियो कंडीशनल सेंटेंसेस की देख लीजिएगा, इसमें मैंने चारों बड़ी डिटेल के साथ समझाई हैं। तो इफ क्लास में इफ या व्हेन और साथ पास्ट परफेक्ट होगा और आगे मेन क्लास में वुड हैव कुड हैव होगा। तो ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। इसमें ना रीग्रेट होता है, अफसोस होता है कि भी मैंने अगर ये कर लिया होता तो मैं ये होता। तो चले अब मैं आपको उधर लेके चलता हूँ नंबर 10 पे, इफ़ यू हैड। अब देखें यहाँ पर हैड स्टडीड, ये आपको नज़र आ गया, थर्ड फॉर्म है और साथ इफ़ भी है। तो इफ़ क्लास यहाँ तक है, ये कॉमा से पहले पहले इफ़ क्लास है, तो आगे क्या आएगा, यू वुड हैव स्टडीड, यानी कि ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप इस वजह से वुड हैव लगाएंगे। 11 नंबर है जी वर्ड इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इनॉर्मसनेस, ठीक है जी। आगे या इनॉर्मस भी होता तो वो भी ठीक था। वी आर डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस इन सर्टेन इश्यूज। बाद मामलात में हम लोग बंटे हुए हैं। अच्छा बिट्स एंड पीसेस जो है वो कचरे की सेंस में भी आता है, ठीक है,
पिक द बिट्स एंड पीसीज सून, कचरा जल्द उठा लो। तो अब यहाँ बिट्स एंड पीसीज का मतलब होगा कि डिसयूनाइटेड है, हम लोगों में इतफाक नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 है, ए टाइड हॉर्स इज़ वर्थ लिटल। अब कैसा हॉर्स है? टाइड हॉर्स है। अब देखें ये कोई फोर्थ फॉर्म तो नहीं है, इस वजह से जेरेंट नहीं हो सकता। प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इन्फिनिटिव में मैंने कहा था वर्ब की पहली फॉर्म होती है और टू होता है साथ, अगर बेयर है तो फिर टू नहीं होगा। तो ये क्या बचा? ये टाइड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल ही है। ऊपर मैंने बताया आपको कि ये जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल होती है। आगे बढ़ते हैं जी। ही मेड पीपल वर्क, ये भी वही बात है कि ये इसमें क्या है, जेरेंट नहीं हो सकता, पार्टिसिपल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है वो इन्फिनिटिव के तौर पर होगा, वर्क। ठीक है जी, उसके बाद है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है कई, न्यूमरस मीन्स मैनी। तो ये 15 MCQs थे इस चैप्टर नंबर 6 के। इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 करना है, द सुल्तान अहमद मॉस्क या सुल्तान अहमद मस्जिद। अब इसमें जो MCQs है इम्पोर्टेंट वो मैं आज आपको करवाता हूँ। सबसे पहला है द सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। द एंटोनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज़। इम्प्रेसिव का आपने उल्ट बताना है। तो इम्प्रेसिव होता है मुतासर करने वाली, अन इम्प्रेसिव गैर मुतासर या ना मुतासर करने वाली। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अन इम्प्रेसिव। दूसरा है सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। द एंटोनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज़। लार्जेस्ट सबसे बड़ी को कहते हैं, तो यहाँ फिर इसका एंटोनम उल्ट क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। तीसरा है हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। द अंडरलाइन वर्ड, द एंटोनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज़। हैवी भारी को कहते हैं, इसका उल्ट हो जाएगा लाइट हल्का। चौथा द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज़ अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। जो अंदरून हिस्से का ऊपर वाला हिस्सा था वो नीले रोगन के साथ सजाया गया था। अडॉर्न होता है सजाना। द एंटोनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज़। अपर का एंटोनम क्या हो जाएगा? अपर ऊपर वाले को कहते हैं, लोअर नीचे वाले को कहते हैं, तो फिर यहाँ लोअर ऑप्शन आ जाएगा। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। फर्श जो थे कालीन से ढके हुए थे, तो कवर ढांपने को कहते हैं। तो अंडरलाइन वर्ड इज़ एन एंटोनम ऑफ। ये किसका एंटोनम है? तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोज, जो ढके हुए ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सही जुमला है? वी आर यूजली टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे। और पहला जरा देखें, वी आर टायर्ड यूजली बाय द एंड ऑफ द डे, वी आर टायर्ड बाय यूजली द एंड ऑफ द डे। और चौथा है वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे यूजली। इसमें यूजली आपको मूव करता नज़र आ रहा है। अब ये एक्चुअली है क्या, इसको थोड़ा सा समझें। ये यूजली एक एडवर्ब है। एडवर्ब होता क्या है पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड जो किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या फिर अपने आप को क्वालिफाई करे, उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब। अब ये यहाँ मैंने लिख दिया, अब यहाँ एग्जाम्पल भी लिखी है, थैंक यू वेरी मच। अब मच एडवर्ब है और वेरी इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो वेरी भी एडवर्ब है। तो वेरी ने क्वालिफाई किया मच को, तो एडवर्ब ने एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया। ही वॉक्स स्लोली, तो वॉक वर्ब है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ स्लोली यहाँ पर एडवर्ब है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब यहाँ पर ये जो ऑलवेज है ये एक एडवर्ब है और ये वर्ब स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा, ये जो यहाँ पर एडवर्ब्स बताए गए हैं ये यूजली के हिसाब से ये कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। एडवर्ब के ना टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है कि कितनी दफ़ा, मसलन इसमें मैं कह दूँ डेली, या मैं कह दूँ कि ऑलवेज, नेवर,
ठीक है, ऑफ एंड ऑन कभी कभार, ठीक है, या ऑफन कह लें, ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अब दूसरा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री जैसे मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, ठीक है, दिस इज़ वेरी हाई, तो दिस इज़ वेरी फास्ट। अब फास्ट को ये क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव दिस इज़ वेरी फास्ट, वेरी यहाँ एडवर्ब है, मैंने कहा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो वेरी हो गया, मोर हो गया, लेस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, ठीक है जी। तो वेरी यहाँ लिख लें, मोर लिख लें, लेस लिख लें, ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। तीसरा है जी एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि मैं कहूँ कि शी मेट मी येस्टरडे, वो कब मुझे मिली, कल मिली, ठीक है। शी मेट मी मैं कहता हूँ टुडे, या मैं कहूँ टुमारो, शी विल मेट मी टुमारो, ठीक है, शी विल मेट मी टुमारो। तो ये जो जितने जो इस तरह के वर्ड हैं, या मैं कह दूँ शी मेट मी ऑन द रोड, ठीक है, तो ये ऑन द रोड, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये उसमें प्लेस में आ जाएगा। तो ये सारे सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है कि वो मुझे आज मिली है, कल मिली है, परसों मिली है, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे चौथा है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि कैसा, मैं कहता हूँ कि वो पोलाइटली बोलती है, वो बड़ा खूबसूरत गाता है, सिंगिंग, मैं कहूँ सिंगिंग ब्यूटीफुली, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। इसके साथ साथ एक एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, ठीक है जी, जो अभी मैं बात कर रहा था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ऑन द रोड, ठीक है, इन द मार्केट, शी मेट मी इन द मार्केट, ही मेट मी ऑन द रोड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। अच्छा जी, अब इनमें जो बात समझाने वाली है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा, ऑलवेज बिफोर द मेन वर्ब। इस वजह से ये जो यूजली है, यूजली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ यूजली भी लिख लें, तो यूजली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने कहा मेन वर्ब से पहले आएगा। ये जो रेस्ट ऑफ द 4 हैं टाइप्स, ये हमेशा मेन वर्ब के बाद में आएंगी। हाँ, ये जो डेली है ना, ये आप एंड में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि ही गोज़ टू स्कूल डेली, तो ये डेली यहाँ पर भी लिख देंगे, एंड पे भी आ जाए तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। तो यहाँ डेली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये एंड पे भी आ जाएगा, इसमें हर्ज कोई नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो यूजली है, ये देखें आप अगर थोड़ा सा इसको गौर करें, यूजली देखें वी आर यूजली टायर्ड, मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, टायर्ड, तो इस मेन वर्ब से पहले लिखा जाना है इसने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ने। तो यूजली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इस वजह से वो यहाँ पर मेन वर्ब से पहले आ रहा है। बाकी इनमें आप देखें कहीं पर भी यूजली मेन वर्ब से पहले नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ कहेंगे कि वी आर यूजली टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे। अब मेरे ख्याल से आपको एडवर्ब भी समझ आ गया, एडवर्ब की टाइप्स भी समझ आ गई, फिर उन सब की पोजीशन भी समझ आ गई कि उनको आपने कहाँ पर लिखना है। बढ़ते हैं जी अपने 7th MCQ की तरफ। द वर्स्ट इज़ द डैश डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट। टाल पॉजिटिव है, टालर कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव टालेस्ट है। तो वर्स्ट कौन सी डिग्री है? अच्छा, वर्स्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री है? बैड, वर्स, वर्स्ट।
तो बैड पॉजिटिव है, कंपैरेटिव वर्स है और सुपरलेटिव वर्स्ट है। 8वां देखते हैं, द बेस्ट इज़ द डैश डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बेस्ट गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। द अगलीस्ट इज़ द डैश डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, अगलीस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। ही इज़ द रिचेस्ट, रिचेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। आगे है जी इंटीरियर मीन्स, इंटीरियर का मतलब होता है अंदरून हिस्सा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनसाइड। हॉर्स पाइस, हॉर्स पाइस कहते हैं मुसाफिर खाने को, तो एन इन कहते हैं सराय को, ठीक है जी, सराय या फिर मुसाफिर खाना इन कहते हैं। तो हॉर्स पाइस का मतलब होता है एन इन, एक मुसाफिर खाना। एडॉर्न्ड, अभी मैंने आपको बताया था एडॉर्न होता है सजाना, तो एडॉर्न्ड का यहाँ सिनोनिम क्या आ जाएगा, डेकोरेटेड। तो ये 14 MCQs थे चैप्टर नंबर 7 के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो सीक्वेंस है चैप्टर नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड वो सही चल रही होगी। किसी को प्रीवियस भी किसी भी चैप्टर में किसी किस्म का कोई डाउट है तो वो फ्रैंकली पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, किसी भी हवाले से मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे ख्याल से शेयर करने का मुझे कहना नहीं चाहिए, लाइक सब्सक्राइब करने का भी मुझे नहीं कहना चाहिए, वो आपको कंटेंट के हिसाब से पता चल रहा होगा। तो चलें, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। चैप्टर नंबर 8 की मरूज़ी करते हैं। पिछले 7 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, वो आपने उम्मीद है कि बारी बारी देख भी लिए होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट, द अंडरलाइन वर्ड इज ए सिनोनिम ऑफ। पाइपिंग का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में बोलना, तो ट्विटर होता है चहचहाना, क्राइंग, वीपिंग, येलिंग ये नहीं हो सकते, तो ट्विटरिंग इज़ द राइट ऑप्शन। दूसरा है द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टो, द अंडरलाइन फ्रेज इज़ अ डैश फ्रेज। अच्छा, यहाँ ये फ्रेजेस बताए गए हैं, ये अगले भी हमने यही बात करनी है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। अगर तो एक प्रेपोजिशन हो और उसका फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो और उसके साथ कोई वर्ड जो उसको मॉडिफाई भी कर रहा हो ऑब्जेक्ट को, तो उसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या मैंने कहा कि कोई प्रेपोजिशन हो और उसका कोई ऑब्जेक्ट भी हो और मॉडिफायर होना उसकी कंडीशन फुलफिल ना भी करे तो फिर भी उसके बगैर प्रेपोजिशनल फ्रेज आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है, टो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो माई टो ये उसको यहाँ मॉडिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। अब इसकी 2 आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, एडवर्बियल फ्रेज और एडजेक्टिवल फ्रेजेस। तो ये आगे वही हैं 2, उनकी वहाँ बात कर लेते हैं। बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, अब बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले ये कौन सा फ्रेज है, तो ये एडवर्बल फ्रेज है, चूँकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज एन एडवर्ब काम कर रहे हैं। ठीक है जी, एडवर्ब होता है जो वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को ही क्वालिफाई करे, उसको एडवर्ब कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब के तौर पे काम करें उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट है ही लेड ए लाइफ, उसने एक ज़िंदगी गुजारी। अब कैसी ज़िंदगी, ये ज़िंदगी यहाँ लाइफ यहाँ पर नाउन है, तो नाउन को जो क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इज़ नोन एज एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये लाइफ को क्वालिफाई करें, लाइफ नाउन है, तो नाउन को जो क्वालिफाई करे ये सारा एडजेक्टिव है, तो इस वजह से ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। इसी तरह अगला है आई लाइक टू सी अ फेस। फेस, कैसा फेस, विद अ स्माइल ऑन इट। तो फेस को क्वालिफाई कर रहा है, फेस नाउन है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ही रैन, रैन यहाँ वर्ब है, वो दौड़ा। अब वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी ही वोर आ टर्बन, उसने एक
पगड़ी या टोपी पहनी हुई थी। टर्बन नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है मेड ऑफ सिल्क, तो मेड ऑफ सिल्क यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, चूँकि नाउन को ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्वालिफाई कर रहे हैं। ही इज़ अ मैन, मैन यहाँ नाउन है, अब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये सारा, विदाउट ए फ्रेंड, तो विदाउट ए फ्रेंड भी यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। नो बॉडी लाइक्स अ पर्सन, पर्सन यहाँ पर नाउन है, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है विद बैड टेम्पर, तो इस वजह से ये भी एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। इट इज़ ऑफ नो यूज़, अच्छा यूज़ नाउन है, नाउन को ये नो क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव है, इस वजह से यहाँ ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस, ही इज़ अ मैन, वो मैन है, कैसा मैन है, ऑफ सेंस, तो यहाँ सेंस के बारे में सेंस को ये क्वालिफाई कर रहा है, सॉरी मैन को ये क्वालिफाई कर रहा है ऑफ सेंस, तो इस वजह से ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेज, फ्रेज होता है जिसमें बात पूरी समझ ना आए, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये तो पूरी बात समझ आ रही है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ही इज़ वेल, वो ठीक है, ये भी बात समझ आ रही है। ओवर द हैंग्स द ग्रेट डार्क बेल, ये भी बात पूरी समझ आ रही है, चाहे सब्जेक्ट इसका थोड़ा सा आगे है। इन एन अनवाइज मैनर, ये आपको लग रहा है कि इसमें आगे कुछ भी नहीं है, पूरी बात ये नहीं समझा पा रहा, तो इस वजह से ये एक फ्रेज़ है, तो फ्रेज़ होता है जो पूरी बात ना समझाए। लेकिन ये चैप्टर नंबर 8 था, चैप्टर नंबर 9 की स्टार्ट करते हैं। पहला है डैश माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक, अब यहाँ पर ऑप्शन है लॉन्ग विद, ये साथ के लिए, अवे फ्रॉम दूर के लिए, अकॉर्डिंग टू ये यहाँ पर आ सकता है, अकॉर्डिंग टू माई टीचर मेरे उस्ताद के मुताबिक, इंस्टेड ऑफ की बजाय, तो यहाँ पर इनमें से सिर्फ अकॉर्डिंग टू ही फिट होता है, बाकी यहाँ एडजस्ट नहीं होते। ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, बिकॉज ऑफ की वजह से, बुरी सेहत की वजह से उसको रिटायर होना था। आई एम स्टैंडिंग डैश स्कूल बिल्डिंग, आई एम स्टैंडिंग अवे फ्राम स्कूल बिल्डिंग, मैं अपने स्कूल की इमारत से दूर खड़ा हूँ। ही इज़ कमिंग डैश विद फ्रेंड्स, ही इज़ कमिंग अलॉन्ग विद फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। बाकी ये सारे मीनिंग मैंने ऊपर आपको बताए हैं पहले। आई एम डैश माई होम राइट नाउ, आई एम अवे फ्राम माई होम राइट नाउ, अब मैं अपने घर से दूर हूँ। ही लेफ्ट फॉर सियालकोट इंस्टेड ऑफ लाहौर, वो लाहौर की बजाय सियालकोट चला गया, रवाना होना लेफ्ट फॉर होता है। वाई डोंट यू गो अलॉन्ग विद योर ब्रदर, अलॉन्ग विद किसी के साथ, आप अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो यहाँ राइट ऑप्शन है स्टेडीली। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये दोनों यहाँ पर बताए गए हैं। अब इसको आपने चेंज करना है, ये डायरेक्ट है, आपने इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ये आपको पता है कि 5 कोमों की जगह दैट लग जाता है, और ये हुक्म दिया जा रहा है, इम्पेरेटिव है, तो टीचर सॉरी इसमें एडवाइज की जा रही है इम्पेरेटिव ही है। टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड, ये करेक्ट ऑप्शन है। डिवास्टेटिंग होता है तबाह कुन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शॉकिंग, जो सदमे से भरपूर हो। तो ये चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ भी आपके हो गए। आज चैप्टर नंबर 10 के ऑब्जेक्टिव करते हैं। पिछली 9 चैप्टर की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हुई हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ या एन डैश, यानी अंडरलाइन वर्ड बताना है ये विच क्या है। अच्छा, ये मेरी एक अलहदा से वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी रिलेटिव प्रोनाउन की, इस प्ले लिस्ट में भी है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट, विच, हु या होम, इनका यूज़ उसमें बताया गया ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो विच यहाँ पूछा गया ये क्या है, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है। विच आ जाए, दैट आ जाए, हु, होम, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है।
माई मदर कुक्स द फूड विच आई लाइक। अच्छा, यहाँ पर भी वही बात है, विच का पूछा गया। दैट वाज द रीज़न वाई ही केम लेट। अच्छा, ये रीज़न के साथ वाई ही केम लेट क्लास। अच्छा, ये एडजेक्टिव क्लास देखें, एडजेक्टिव क्लास क्या होती है। एडजेक्टिव क्लास को रिलेटिव क्लास भी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लास की ही एक शक्ल है। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लाजमी हो, उसको क्लास कहते हैं। अच्छा, ये कुछ अल्फाज हैं जैसे वाई, विच, हुज, होम, ये दैट, इस तरह के अल्फाज से ये शुरू होती है। ये इसको पहचान करने का तरीका है, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लास। चूँकि ये नाउन को क्वालिफाई करती है, नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है, और इसमें एक सब्जेक्ट जैसे यहाँ ही है और केम वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी लाजमी होते हैं, इस वजह से इसको क्लास कहते हैं। तो ये बात समझ आ गई। इसको पहचान करने का तरीका यही है कि ये दैट, विच, हुज, वाई, होम, इससे शुरू होती है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव क्लास है। द पीपल हु आर एडिक्टेड, हु मैंने अभी बता दिया रिलेटिव प्रोनाउन होता है। द अम्ब्रेला विच हैज़ ए ब्रोकन हैंडल। अब ये देखें, अम्ब्रेला को ये सारे वर्ड्स क्वालिफाई कर रहे हैं। इज़ माइन, तो ये भी विच से शुरू हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लास है। दीज आर कलर पेंसिल्स डैश आई वांट टू बाय। दीज आर कलर पेंसिल, ये वो रंगीन पेंसिलें जो मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो यहाँ विच आ जाएगा। आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वाज हर्ट। मैं उस खातून को जानूँ जिसका बच्चा ज़ख्मी हुआ है, तो यहाँ हुज आ जाएगा। चूँकि बच्चा था पोजेशन के वाले से यहाँ हुज आएगा। द ओल्ड लेडी डैश वी मेट। अच्छा, ये खातून जिसको हम मिले हैं इन द शॉप वाज आमनाज ग्रैंड मदर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा होम के जिसको हम मिले हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है दिस इज़ द गर्ल। अच्छा, दी के साथ नाउन आ जाए तो वहाँ आप अगर इंसानों के लिए तो फिर हु लगाते हैं। तो ये आप मेरी रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो देखेंगे, आपको वहाँ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। शाजिया लाइक्स द कैंडीज, द कैंडीज, द नाउन आ गया, तो यहाँ दैट आ जाएगा। दैट हर फादर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। ही टेल्स अ टेल, कैसी टेल, दैट साउंड्स अनट्रू। तो ये दैट से शुरू हो रहा है, जैसे पहले मैंने बताया विच, हुज, हुम, हु, उससे जो शुरू होते हैं और पूरी की पूरी उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट और वर्ब भी हो, तो उसको एडजेक्टिव क्लास कहते हैं और नाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ टेल नाउन है। आगे चलते हैं कि पीपल। अब ये पीपल को क्वालिफाई कर रहा है। हु ईट टू मच, तो यहाँ पर भी हु से स्टार्ट हो रहा है, ईट सब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ईट वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हु से स्टार्ट हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। आई मेट द वुमेन, कौन सी वुमेन, हु सन हैड हेल्प्ड मी। तो यहाँ सन सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब है, तो हु से शुरू हो रहा है, ये भी एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी है ही इज़ द मैन हुम वी आल रिस्पेक्ट, ये भी एडजेक्टिव क्लास है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, कैसा वर्क, विच आई मस्ट डू, ये भी एडजेक्टिव क्लास है। आगे जी वर्ड एब्सोल्यूट मीन्स, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मुकम्मल, तो यहाँ आ जाएगा कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट है द फ्रेज पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जो साथ काम करने वाले दोस्त हैं उनका असर, तो इम्पैक्ट ऑफ को इक्वल्स आ जाएगा। द अपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का डिससेटिस्फाइड होता है। रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज़ पॉसिबल, रिहेबिलिटेशन का मीनिंग आपने बताना है, तो रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है रिकवरी। लेकिन 10 चैप्टर आपके हो गए, अगर किसी का कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर 11 करते हैं आज, इसके बाद हमारा एक चैप्टर रह जाएगा। पिछले 10 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं। इंतहाई अहम ऑब्जेक्टिव है पेपर के हवाले से, और आलमोस्ट पेपर इसी में से आता है, इससे बाहर नहीं आता। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको आप बारी बारी सीक्वेंस के साथ ज़रूर वॉच करें और पेपर में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से आसानी हो सके।
तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है डिसरप्ट्स मीन। डिसरप्ट का मतलब होता है खलल डालना, डिस्टर्ब करना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डिस्टर्ब। नॉइसेस का मतलब होता है परेशानी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ट्रबल या इरिटेशन। रैपिड का मतलब होता है तेज़। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा क्विक। पायर्सिंग छेदने को कहते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है ड्रिलिंग। अनमोनिटर्ड बेजा, तो अनऑब्जर्व्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। इट वॉज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर्स सैलरीज वुड बी इंक्रीज्ड। एज अ रिजल्ट डॉक्टर्स एंडेड देयर स्ट्राइक। तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट आएगा। अमजद इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। फॉर एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर वेरी वेल and makes sure that all students understand the concepts. Amna speaks English very well. However, she doesn't assist her friends in learning to speak English. यहाँ पर however as an adverb आता है। तो यहाँ पर ये इस पूरे के पूरे जो पिछला जो सेंटेंस है उसको क्वालिफाई कर रहा है। The government has levied more taxes बट द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। तो बट भी यहाँ पर कंजंक्शन है। सलमा इज़ अ गुड स्पीकर। इन एडिशन यानी इसके साथ साथ शी आल्सो राइट्स वेरी वेल, वो लिखती भी बहुत अच्छा है। ही केम आफ्टर नाइट हैड फॉलन। तो केम को क्वालिफाई किया जा रहा है ये सारे का सारा। तो यहाँ पर ये एडवर्ब क्लाज है। कौन सी है? टाइम की। एडवर्ब क्लाज ऑफ टाइम। तो टाइम होता है, प्लेस होता है और रीज़न होता है। दे कैन स्टे। अब स्टे वर्ब है, इसको यहाँ क्वालिफाई किया जा रहा है वेयर दे आर, ये प्लेस के हवाले से है। तो ये फिर एडवर्ब क्लाज ऑफ प्लेस हो जाएगी। इसी तरह आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। ग्लैड खुश होना ये वर्ब है, यहाँ इसको ये सारा क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एडवर्ब क्लाज ऑफ रीज़न है, उसमें वजह बताई जाइए। शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो बट यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, बट की अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करना हो, किसी चीज़ पर जोर देना हो, तो वहाँ पर बट का मतलब लेकिन नहीं होता, वहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट होता है। बट इज इक्वल टू एक्सेप्ट। मैं कहूँ ऑल वर प्रेजेंट बट असलम। तो यहाँ असलम मतलब है कि सारे हाज़िर थे माँ सिवाय असलम के। आप देखते हैं कि अक्सर देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। तो यहाँ बट का मतलब लेकिन नहीं है, बट का मतलब एक्सेप्ट है। तो यहाँ ये भी एक डाउट है, ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। 11 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं।